बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स। अच्छा, कल के लेक्चर नंबर 3 में हमने दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कवर किए थे। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने क्या कवर किया था? 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी ऑडिट के अंदर। पहली पार्टी कौन सी थी? मैनेजमेंट। दूसरी कौन सी थी? ऑडिटर। तीसरी पार्टी कौन सी थी? यूजर्स, जिनको हम शेयर होल्डर्स कह रहे थे। तीनों की हमने क्या देखी थी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ऑडिटर की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई बता सकते हैं मुझे? जी सर, एक तो दे आर टू ऑफ एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एनी स्टेटमेंट आइदर टू फ्रॉड और ठीक है। they also report financial statements and give their opinion alongside it, and the auditor also has to report his findings as required as per auditing standards. Two, for example, the regulator. ठीक है, ठीक। एक तो उसने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी थी, दूसरा उसने रिपोर्ट इशू करनी थी, तीसरा कोई अगर कम्युनिकेशन आईएएस से रिक्वायर्ड कर रहे हैं उसको कि तुमने शेयर होल्डर्स के अलावा कुछ और लोगों को करो, तो वो करनी थी। मैनेजमेंट की भी हमने 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स बनाना जो कि हेल्प करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, जिनकी हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर, गलती के चांसेस कम से कम हो। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद हमने शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि कोई गलत एक्सपेक्टेशन ना बना ले ऑडिटर से। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था एक्सपेक्टेशन गैप का, यानी कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या और लोग उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। तो उसकी एग्जांपल्स के तौर पे हमने कुछ मिसकंसेप्शंस पढ़ी थी। एग्जांपल के तौर पे ऑडिटर 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर रहा होता है, ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा होता है, ऑडिटर फ्रॉड डिटेक्ट कर रहा होता है, उसके अलावा ऑडिटर ओपिनियन दे रहा होता है इंटरनल कंट्रोल्स पे। उसके अलावा एक और पॉइंट था कि ऑडिटर प्रिपेयर कर रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, ये कुछ हमने मिसकंसेप्शंस पढ़ी थी जो कि एक्चुअल में ऑडिटर का काम नहीं था। तो यही कुछ पढ़ा था हमने कल। उसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया था कि एक अच्छे ऑडिटर की क्वालिटीज क्या होती हैं। 3 क्वालिटीज हमने पढ़ी थी। एक तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्रोफेशनल जजमेंट उसको अप्लाई करनी है। जहां तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हमें बता रहे हैं, वहां तक हमने उसकी बात माननी है। अगर कहीं पे गाइडलाइन नहीं दी हुई, तो वहां पे हमने क्या करनी है? जजमेंट अप्लाई करनी है। जजमेंट हम कहाँ से ला रहे होंगे? अपनी जो एजुकेशन हमने हासिल की है, उसके अलावा अपने एक्सपीरियंस से हासिल कर रहे होंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हमने हमेशा शक करना है मैनेजमेंट पे। ठीक है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, अलर्ट रहना है। कोई ऐसी कंडीशन अगर हमें नजर आए जिससे इंडिकेट हो रहा हो कि इससे फ्रॉड हो सकता है, तो उससे हमने अलर्ट रहना है, उसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेट करना है। ये चीजें हमें क्लियर है। असाइनमेंट आप सब लोगों ने कर लिया, आई थिंक सब ने, राइट। अच्छा, असाइनमेंट में कोई मसला मसाइल किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? असाइनमेंट का ओके। अच्छा, असाइनमेंट 2 हमारे पास क्या थी? एक सीनियर मैनेजर है स्मॉल ऑडिट फर्म का। ठीक है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड न्यू क्लाइंट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नए क्लाइंट लाना। अच्छा, एक कंपनी है न्यू हेल्थ फूड, वो एक फैमिली ओन्ड पार्टनरशिप है। सर क्या है? ये पार्टनरशिप कंसर्न है, राइट। 3 स्टोर्स हैं उसके। अच्छा, इन डिस्कसिंग द बिजनेस यू लर्न दैट अ न्यू हेल्थ फूड इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग टू 4th स्टोर। 3 स्टोर उनके ऑलरेडी हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि वो 4थे स्टोर की तरफ जाएं। अच्छा, नियर बाय सिटी में वो चाह रहे हैं और उनको अभी डिसाइड करना है कि फाइनेंस कैसे लें वो। अच्छा, वो कंसीडर कर रहे हैं 2 ऑप्शंस, या तो वो बैंक से बोरो करें या फिर अपने ओनर से। ठीक है, ओनर्स कितने हैं? ओनर्स 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, 3 एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं हर एक स्टोर को, और जो चौथा वाला बंदा है वो नया स्टोर मैनेज करेगा। क्वेश्चन क्या था? फैक्टर्स बताएं जो सजेस्ट कर रहे हैं ऑडिट करवाना चाहिए, और वो फैक्टर्स बताएं जो सजेस्ट कर रहे हैं ऑडिट नहीं करवाना चाहिए। आइडियली इसको हमें लिखना कैसे चाहिए था? हम पहले लिखते कि फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच सजेस्ट ऑडिट शुड बी परफॉर्म। कौन से फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए? मैम आप बता दें कुछ 2 फैक्टर्स जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं ऑडिट करवाना चाहिए। अगर हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने, तो बैंक हमसे क्या मांगेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से एक नीड नजर आती है कि ऑडिट करवाना चाहिए। दूसरा रीजन आप बता दें। तीनों अलग अलग अपना अपना स्टोर देख रहे हैं। ठीक है, एक भाई को दूसरे भाई क्या देख रहे हैं उसके बारे में नहीं पता, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाएंगे कि ये मेरे तीनों भाई जो हैं, ये जो तीनों भाई बहन हैं, ये अच्छे से काम कर रहे हैं अपना।
ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ऑडिट की जरूरत नहीं है, वो कौन से फैक्टर्स हैं आप बता दें मुझे। सर एक तो मैंने जो किया पार्टनरशिप में वो हमारे पास एक पार्टनरशिप है तो लीगली रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है ऑडिट, ये फैक्टर हमें सजेस्ट कर रहा है कि ऑडिट की जरूरत नहीं है। दूसरा फैक्टर, अगर हम अपने ओनर से ही पैसा लेते हैं तो उस केस में ओनर्स तो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखेंगे कि आप पहले ऑडिट करवा के लाएं, क्योंकि उन्हें तो पता है अपने बिजनेस के बारे में। तो ये दो फैक्टर्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि ऑडिट की जरूरत हमें नहीं है। तो अगर ये 4 फैक्टर्स हमने अपने आंसर में लिख दिए तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है हमें? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसके साथ अगर आप नंबर ले लें तो आसान हो जाता है। वो हम पास पेपर करेंगे, पास पेपर में नंबर के साथ कर रहे होंगे, नंबर भी इसके साथ लिख देते हैं। अच्छा आइडिया आपका। अच्छा, आप लोग जो मुझे असाइनमेंट दे रहे होते हैं ना, उसके अंदर मैं आपको फीडबैक दे रहा होता हूँ डिटेल्ड, ऐसे ही है, और मैं आपकी गलतियां निकाल के वॉइस नोट में प्रॉपर बता रहा होता हूँ। इससे आप लोग डीमोटिवेट तो नहीं हो रहे ना? ऐसा तो कुछ नहीं है। आई थिंक इतने मैच्योर तो आप लोग हैं कि आप, अगर मैं आपकी तारीफें नहीं कर रहा आंसर देखने के बाद, तो आप लोग डिसहार्ट तो नहीं होंगे। हमारा मकसद क्या है कि हमने अल्टीमेटली ICAP का पेपर पास करना है, ठीक है। तो इफ आपका जो सोल्यूशन है वो अगर बहुत अच्छा भी हुआ, मैं स्टिल उसमें से इंप्रूवमेंट एरियाज निकाल के वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हम ओके है ना? किसी को कोई मसला तो नहीं है? आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है हमारा, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का क्या प्रोसेस होता है? इन जनरल हमने एक इंट्रो टू अकाउंटिंग में ही प्रोसेस पढ़ लिया था। सबसे पहले हम डेबिट क्रेडिट एंट्रीज कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसके बाद हम कहाँ जा रहे होते हैं, एक लेजर बना रहे होते हैं उसकी बेस पे, फिर हम क्या कर रहे होते हैं, एक ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस की बेस पे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को उसने बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ी सी ऑडिट की चीजें ऐड की हुई हैं। पहला स्टेप वो क्या कह रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हो रही होती है पहले स्टेप में वो परफॉर्म हो रही होती है। दूसरा स्टेप क्या है, उनकी रिकॉर्डिंग। अब जब से उनकी रिकॉर्डिंग शुरू होती है ना, तो वहीं पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स रिकॉर्ड हुई हैं उनके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हुए हैं, उनको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स। यहां तक हम क्लियर है? तो कि एक डेबिट क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हुई है, उसको सिस्टम में रिकॉर्ड करना है हमने। उसको सिस्टम में रिकॉर्ड करने के लिए क्या तरीका एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रही है, उसको हमने क्या नाम दिया था, इंटरनल कंट्रोल्स। वो तरीका जितना अच्छा होगा उतनी एक्यूरेसी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर 3 लोग इन्वॉल्व हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, एक बंदा एंट्री डाल रहा है, दूसरा उसको रिव्यू कर रहा है, तीसरा अप्रूव कर रहा है, तो चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल्स का क्या मतलब हमने पढ़ा था, इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे हैं फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। इसकी डेफिनेशन उसने लिखी हुई है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रेफर टू रूल, प्रोसीजर एंड चेक्स दैट रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक एंड फ्रॉड। ये चीज हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, जिससे क्या फायदा क्या होता है कि सर चांसेस ऑफ मिस्टेक, चांसेस ऑफ फ्रॉड कम हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं। अच्छा, जब हम क्रेडिट पर सेल कर रहे होते हैं ना, किसी को उधार पे सामान बेच रहे होते हैं, तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ने ना एक लिमिट रखी होती है। फॉर एग्जांपल 10 मिलियन से ज्यादा का सामान हमने इसको नहीं देना। एक छोटी एग्जांपल ले लें, आप ये करियाने स्टोर पे जाते हैं, सामने बेकरी पर जाते हैं, तो हो सकता है बेकरी वाले ने आपके एक अलग से खाता बनाया वो, ठीक है, और उस पर उसने लिमिट बनाई हुई हो 10,000 की। अगर आप 10,000 से ऊपर उससे उधार लेने जाएंगे तो वो कहेगा नहीं भाई पहले ये पैसे दो फिर दोबारा मेरे से माल लेना, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बनाई होती है, लिमिट्स बनाई होती हैं। तो अगर तो हर ट्रांजेक्शन से पहले वो लिमिट चेक करें कि लिमिट एक्सीड तो नहीं हो रही, तो ये क्या है, उनका इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल क्या दे रहे हैं वो, अच्छा, एक परचेज रिकॉर्ड करने से पहले इंश्योर करना कि गुड रिसीव हुई है या नहीं। सर, आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, लैपटॉप आपने परचेज किया, कंपनी के आप मैनेजर हैं, जब आप उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना, तो आपको ये इंश्योर करना है कि लैपटॉप एक्चुअली में हमें रिसीव हो भी गया या नहीं, ठीक है। 2 तरीके के काम हो सकते हैं, या तो आपने जब ऑर्डर प्लेस किया आप तभी रिकॉर्ड कर लें, या फिर जब आपको रिसीव हो गया आप तब रिकॉर्ड करें। कौन सा तरीका बेहतर है मैम? जब रिसीव हो गया। अगर आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि जब हमें रिसीव हो रही है एक चीज तभी उसको रिकॉर्ड करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तीसरी एग्जांपल क्या दे रहे हैं वो, सैलरी एम्प्लॉयज को देने से पहले उसको रीचेक कर लो, रिकैलकुलेट कर लो। अगर कोई बंदा रिकैलकुलेट कर रहा है, आपने सैलरी की कैलकुलेशन की, ठीक है, आपके सीनियर जो होंगे वो उसको रिकैलकुलेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे।
ये काम कौन कर रहा होता है? HR एक डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो ये सैलरी वगैरह के मामला देख रहा होता है। तो क्या दूसरी स्टेज हमें समझ आती है? तीसरी स्टेज क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन। वो जो 5 हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसमें एक चीज़ रेलिवेंट होती है सर, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क हमने क्या पढ़ा था मैम? फ्रेमवर्क क्या होता है? वो रूल्स जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है? ये कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। वो पहले क्या देखेंगे? सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है। उसके बाद वो क्या करेंगे? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेंगे। कंप्लीट सेट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डिस्कशन है थोड़ी सी। सर वो कह रहे हैं कि ये कौन सेलेक्ट कर होता है? मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज विद गवर्नेंस हमने कल डिस्कस किया था, क्या होते हैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस? डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटीज होती हैं उनको हम कह रहे होते हैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे होते हैं? ये अपना एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारे ऊपर कौन सा फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है। अच्छा, ये कुछ फैक्टर्स अपने माइंड में रखते हैं ये आइडेंटिफाई करते हुए। सर क्या? लीगल रिक्वायरमेंट। जिस तरह पाकिस्तान में लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन बना रहा होता है? कंपनीज एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट ने हमें कहा हुआ है कि आप इस रूल्स के मुताबिक करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर, तो हम उसको फॉलो कर रहे होंगे। दूसरी एग्जांपल, नेचर ऑफ एंटिटी। सर अगर तो हमारा बैंकिंग का बिजनेस है तो हम साथ में स्टेट बैंक के रूल्स भी देख रहे होंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स। अच्छा, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, क्या हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम शेयर होल्डर्स के लिए ही बना रहे होते हैं या कुछ और यूजर्स भी हो सकते हैं? बहुत सारे होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कितने महीनों के लिए बना रहे होते हैं? 12 महीनों के लिए, ठीक है। और वो ईयर एंड पे बना रहे होते हैं। अच्छा, अगर हमें 6 महीने के बाद एक लोन की जरूरत पड़ गई, अभी हमारे फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने ही गुजरे थे और हमें 6 महीने के बाद एक लोन की जरूरत पड़ गई, हम गए बैंक के पास। बैंक ने कहा ठीक है, अपनी सबसे लेटेस्ट जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है ना वो मुझे ला कर दो। अच्छा, जब मैं बैंक के पास लेके गया 6 महीने के रिकॉर्ड्स, तो उसने कहा ये तो ऑडिटेड नहीं है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि सर मैं 12 महीने बाद ऑडिट करवाता हूँ, तो तब आप मेरे से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लेना। तो बैंक हमें क्या बोलेगा आगे से? कि भाई लोन भी तुम 12 महीने बाद ही लेना, ऐसे ही बोलेगा। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? किसी के माइंड में आइडिया कुछ? ऑडिटर से एक शॉर्ट रिव्यू करा, ऑडिटर से 6 माह के पीरियड के ऊपर रिपोर्ट ले लो। ठीक है। तो इस केस में हमारा यूजर कौन है? बैंक है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये एग्जांपल समझ आती है हमें? हमें टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करवा के दो हमें, और टैक्स अथॉरिटीज कुछ अपने रूल्स हमें बता रही होती हैं। FAR 2 आप सब लोग पढ़ रहे हैं अभी, उसमें आप एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे IAS 12 डेफर्ड टैक्सेस के नाम से, ठीक है। अच्छा, तो अगर तो टैक्स वाले हमें कहते हैं कि सर आप हमारे रूल्स के मुताबिक, जो हमने रूल्स बताए हैं उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर दें, तो क्या हम IFRS फॉलो करेंगे या टैक्स वालों की बात? टैक्स वालों की बात फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेजेंट किसको करनी है? हमारे यूजर कौन है? टैक्स अथॉरिटीज हैं। तो उस केस में जो हमारे पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करना नहीं है, वो किसको प्रेजेंट करना है? टैक्स अथॉरिटीज को। तो उसके मुताबिक भी हम जो हमारा फ्रेमवर्क होता है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। यहां तक बात समझ आती है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? यहां तक किसी का कोई सवाल? सर इस चीज को AFRS कहते हैं, एज कंपेयर टू सिर्फ IFRS नहीं कहते हैं। यस, टैक्स भी आता है, ये एक जनरल टर्म है। मैंने एक एग्जांपल दी थी US गैप्स। US में IFRS फॉलो नहीं करते, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए जिनको हम कहते हैं US गैप्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा इतना सही था। नेक्स्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, जिसमें हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ ऑडिट या प्रोसेस ऑफ ऑडिट। अच्छा, एक हमने अपने लेक्चर 1 में भी कुछ स्टेप्स पढ़े थे ऑडिट के। सबसे पहले जब हमारे पास शेयर होल्डर्स आएंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे, फिर प्लान करेंगे, फिर उसको परफॉर्म करेंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे। ये जो है ना प्रोसीजर्स, ये हमने एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद के, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये हम किस स्टेप पे कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस के स्टेप पे हैं या ये प्लानिंग के स्टेप पे हैं या प्रोसीजरल स्टेप पे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, होता क्या है, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं ना, राफे भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, किसी कंपनी की एग्जांपल मुझे दे सकते हो?
यूनिलीवर के ऑडिट के लिए आप गए हैं, आपको नहीं पता यूनिलीवर काम क्या कर रहा है, आप किससे पूछ सकते हैं? उनकी मैनेजमेंट से। जब आप उनकी मैनेजमेंट के पास जाएंगे तो आप उनके इंटरव्यू लेंगे, उनसे डिफरेंट चीज़ें प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप जब ये काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं अपने कंपनी को जिसका आपने ऑडिट करना है कि वहां पे प्रोसेस चल कैसे रहा होता है, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली क्या समझ रहे हैं? उनके इंटरनल कंट्रोल्स को नहीं समझ ले। जो प्रोसेस, जो पॉलिसीज, जो प्रोसीजर्स एक मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त फॉलो कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। तो एक्चुअली राफे भाई अगर अपने क्लाइंट के पास बैठ के उससे समझ रहे हैं कि आप ये सेल्स की रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं, तो वो इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं ले रहा, ऐसे ही है। अच्छा जी, ये रिस्क असेसमेंट मतलब एरर्स और फ्रॉड रिलेट करना है। रिस्क असेसमेंट में हम पहले ये देख रहे होते हैं कि रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, सर गोल्ड का काम करती है हमारी कंपनी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क किस चीज़ का होगा? चोरी हो जाएगा, थेफ्ट का, ठीक है। तो अब हम अपने जो प्रोसीजर्स है ना उसमें ज़्यादा फोकस किससे करेंगे कि सर जो गोल्ड हमारे पास रखा हुआ है वो पूरा है या नहीं, उस पर क्या कंट्रोल्स है, क्या उन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, क्या इन एंड आउट का कोई प्रोसेस है, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कौन बंदा अंदर जा रहा है, कौन बंदा बाहर आ रहा है उस रूम से, ठीक है। तो वहां पे रिस्क ज्यादा होगा। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो रिस्क असेसमेंट को डिटेल से देखते हैं थोड़ा, वो क्या कह रहा है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? ऑब्टेन कर रहे होते हैं अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की और उसके इंटरनल कंट्रोल्स की, ठीक है। एग्जांपल मैंने अभी दी, समझ आती है आपको, ठीक है। प्रैक्टिकली भी हम सबसे पहले जब जाते हैं क्लाइंट के पास, आप भी जब इंशाल्लाह कुछ महीनों में अपने पहले ऑडिट पे जाएंगे, तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे? क्लाइंट के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे आपको कोई हेड मिलेगा स्पेसिफिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट हेड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको HR का हेड मिल जाता है, HR का हेड आपको मिल गया, आप क्लाइंट के पास जाएंगे, आप उसको बोलेंगे सर मुझे HR का हेड मिला है, ठीक है, आप मुझे प्रोसेस समझा दें HR में किस तरीके से काम कर रहे हैं आप। वो आपको अपने पास बिठाएगा, चाय से मंगवाएगा आपके लिए, और आपको जो भी प्रोसेस है ना उनका वो समझा देगा। तो इस स्टेज में हम क्या कर रहे होते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स समझ रहे होते हैं, ठीक है। अभी तक उन्होंने टेस्टिंग नहीं की हमने, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं फॉर द रिस्क असेसमेंट। यस, ये फेज हमें क्लियर है मैम। क्या हम अभी तक टेस्ट कर रहे हैं उनके इंटरनल कंट्रोल्स को? टेस्ट करने और समझने में फर्क समझ आ रहा है हमें? समझ आ रहा है हमें? अच्छा, रिस्क असेसमेंट में हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? सर आप क्लाइंट के पास जाते हैं, उसे कहते हैं आप मुझे अपना प्रोसेस समझा दें, आप सैलरी कैसे डिसबर्स कर रहे हैं, किस किस का अप्रूवल हो रहा है, किस किस रेट पे सैलरी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, मुझे समझा दें। अगर वो आपको समझा देता है तो इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंक्वायरीज। इंक्वायर करते हैं हम किससे? मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। इंक्वायरी में हम क्या कर रहे होते हैं? मैनेजमेंट से पूछ रहे होते हैं, फेस टू फेस उससे बैठ के पूछ रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा HR वाले ने तो बता दिया अपना काम। एक और भाई थे, वो परचेजेस का हेड उनको अलॉट हुआ, वो जब उसके पास गए वो कहता है मैं तो बहुत बिजी हूँ भाई, मैं तुम्हें नहीं बता सकता अपना प्रोसेस, तुम एक काम करो, ये ट्रांजैक्शन मेरे पास है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तुम मेरे पास बैठो और तुम खुद देख लो ये कैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं? हम उसके साथ बैठे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ क्लाइंट के पास बैठे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंक्वायरी में हम क्या कर रहे थे? हम उससे पूछ रहे थे, उससे पूछ के हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तीसरी एग्जांपल से क्या दिया? इंस्पेक्शन। अच्छा, क्लाइंट ने आपको पूरी कहानी बता दी, सर हमारे पास 3 लोगों के अप्रूवल होते हैं सैलरी डिसबर्स करने से पहले। एक बंदा सैलरी की कैलकुलेशन करता है, दूसरा उसको रीचेक करता है और तीसरा उसको रीचेक करता है। क्या आप उसकी बात पे यकीन कर लेंगे? नहीं करेंगे। आप कहेंगे डॉक्यूमेंट दिखाओ मुझे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? अगर तो हम कोई डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंस्पेक्शन, ठीक है। या फिर कोई, सबसे पहले मैंने बात क्या की थी, पॉलिसीज होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ, और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्होंने उन पॉलिसीज को डॉक्यूमेंट किया होता है। SOPs उसको कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, या फिर पॉलिसीज कहते हैं। आप क्या करते हैं? अगर उन पॉलिसीज को उनसे लेते हैं और उनको पढ़ते हैं आप, तो ये क्या कर रहे हैं? आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद चौथा स्टेप क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में आप क्या कर रहे होते हैं? आप रिलेशनशिप बना रहे होते हैं डिफरेंट अकाउंटिंग के जो हेड्स हैं उनके दरमियान। हमने कल एक एग्जांपल पढ़ी थी
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और डेप्रिसिएशन की। सर अगर तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, सेम फिगर है जो पिछले साल थी वही इस साल है, तो डेप्रिसिएशन भी सेम ही नहीं होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अजम्पशन हमारी क्या है कि कोई चेंज नहीं आया वैल्यू में। तो अगर तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बैलेंस शीट में सेम वैल्यू के साथ आ रहा है और डेप्रिसिएशन चेंज हो गया, इस साल डेप्रिसिएशन ऊपर नीचे हो गया, तो इससे हमें शक होगा ना कोई गलती की है इन्होंने, या फिर डेप्रिसिएशन सेम है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू चेंज हो गया, इसमें भी हमें शक होगा कि कुछ इन्होंने गलती कर दिया। इसके अलावा क्या रिलेशन हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है? अच्छा, एक हम सेल कर रहे होते हैं, सेल की फिगर हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में एक और फिगर आ रही होती है सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस की एग्जांपल कोई मुझे दे सकता है? सेल करने पे जो खर्चा हुआ है हमारा, ठीक है। अच्छा, जितने यूनिट हम सेल करेंगे सेलिंग एक्सपेंस भी उतना ही बढ़ता रहेगा, समझते हैं, ठीक है। तो अगर तो हमारी सेल बढ़ रही है पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन जो सेलिंग एक्सपेंस है वो कम हो रहा है, तो इससे एक रिस्क हमें क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, एक शक हमें हो रहा है कि भाई कुछ तो इन्होंने गलती की हुई है यकीनन। अगर सेल बढ़ी है तो सेलिंग एक्सपेंस भी बढ़ना चाहिए। क्या इसका मतलब है कि कोई गलती लाजमी हुई है? नहीं, हो सकता है कि जो एजेंट उन्होंने अपॉइंट किया था पिछले साल, जिसको कमीशन वगैरह देते थे ये सेल करने के लिए, हो सकता है वो उन्होंने चेंज किया हो, अगले वाले ने कम पैसे ले लियो, पॉसिबिलिटी है कि मतलब, लेकिन हमने क्या गुमान रखना है? बुरा। हमने क्या सोचना है कि हम यकीनन गलती हुई होगी, ठीक है। तो ये हमने जो 4 एग्जांपल्स पढ़ी हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की, ये समझ आती है हमें? सर जी इसमें क्या समझ नहीं आया, ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखा था स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट बिजनेस। इस पे भी मैं आता हूँ। इसमें मैंने अभी 2 चीजें स्किप की हुई हैं, एक तो इंटरनल ऑडिट की बात स्किप की हुई है, यहाँ पे एक इंटरनल ऑडिट की बात भी है, इंटरनल ऑडिट पर्सनल, और दूसरी मैंने एक चीज मिस की है, क्या? असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। इस पे मैं आता हूँ। अभी तक की डिस्कशन हमारी क्लियर है? अच्छा, अभी एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, इंटरनल ऑडिट क्या होता है। अभी तक जितनी भी हम बातें पढ़े हैं ना, वो हम एक्सटर्नल ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से पढ़े हैं। एक्सटर्नल ऑडिट कौन है? जो बाहर से बंदा आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ने क्या किया ना, मैनेजमेंट ने जब देखा कि यार ये तो बाहर से एक बंदा आता है और हमारी गलतियां निकाल के चला जाता है, जो ओनर्स हैं उनसे हमारी अच्छी खासी बेइज्जती भी होती है कि यार तुमने ठीक से काम नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सीए को ही रखा। उन्होंने कहा हम इसको अपना एम्प्लॉय रख लेते हैं और उसके आने से पहले ये हमारी गलतियां हमें बता रहा होगा। जो बाहर से ऑडिटर आ रहा है उसके आने से पहले जो इंटरनल ऑडिटर है, जो इन्होंने एम्प्लॉय रखे अपना, वो गलतियां बता रहा होता है किसको? मैनेजमेंट को। उसको हायर किसने किया? मैनेजमेंट ने, डायरेक्टर्स ने। तो वो अपनी रिपोर्ट किसको दे रहा होगा बना के? मैनेजमेंट को दे रहा होगा। लेकिन क्या उसकी रिपोर्ट इतनी ऑथेंटिक है जितनी एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल ऑडिटर? एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है मैनेजमेंट के साथ। तो इसलिए अगर मैनेजमेंट उसको बोले कि ये पॉइंट तुमने निकाल दो अपनी रिपोर्ट से, तो वो निकाल देगा, क्योंकि उसको हायर किसने किया? मैनेजमेंट ने। उसकी प्रमोशन वगैरह किसने करनी है? मैनेजमेंट ने। तो ऑब्वियसली वो उन्हीं की बात मान रहा होगा। तो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक अपना डिपार्टमेंट होता है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। अगर आप लोग इंडस्ट्री आर्टिकल्स करते हैं ना, तो अक्सर लोग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में जा रहे होते हैं। वहां पे आप क्या कर रहे होते हैं? मैनेजमेंट की गाइडेंस के मुताबिक जो काम वो देते हैं वो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना, वो उसको हम पूरे 3 महीनों के लिए किसी एक हेड पे भी लगा सकते हैं। उससे कह सकते हैं इन 3 महीनों में तुम सिर्फ सेल देख लो, ठीक है, या इन 3 महीनों में तुम सिर्फ परचेजेस का एरिया देख लो, या फिर उससे हम ये भी कह सकते हैं इन 3 महीनों में तुम जो सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट किसी को है, सप्लाई चेन होती है सर, एक सामान हमें किससे मंगवा रहे हैं उसकी जो पूरी जर्नी होती है। मुझे एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि मुझे कहाँ से लैपटॉप मिल सकता है, फिर मैं उनसे प्राइजेस लूंगा, जो मुझे सस्ता मिल रहा होगा फिर मैं उसको ऑर्डर कर दूंगा, फिर मुझे वो मिल जाएगा। जब वो मिलेगा मैं उसको इंस्पेक्ट करूंगा मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं, फिर उसको रिकॉर्ड करूंगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सप्लाई चेन, ठीक है। ये आगे जाके आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे सप्लाई चेन क्या होता है। तो सर बात हम क्या कर रहे थे? इंटरनल ऑडिट की। तो इंटरनल ऑडिटर का क्या काम होता है? जो उसको मैनेजमेंट कह दे। उसकी कोई फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि आपने यही काम करना है। जिस तरह ऑडिटर का फिक्स काम था, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है। इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट जो काम बोल देगी वो कर रहा होगा, लेकिन जनरली उसका फोकस किस पे होता है? इंटरनल कंट्रोल्स पे। फोकस किस पे होता है?
इंटरनल कंट्रोल्स पे। तो वो क्या कर रहा होता है, वो क्वार्टरली बेसिस पे या सेमी एनुअली जो मैनेजमेंट उसको बोलेगी वो अपनी रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को दे रहा होता है कि ये मसले हैं हमारे इंटरनल कंट्रोल्स में जिनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब अगर ऑडिटर्स आप उन रिपोर्ट्स को लेकर वो देख रहे हैं तो उसको आइडिया हो जाएगा, एक रफ आइडिया हो जाएगा कि यहाँ मसले हैं। तो ये पॉइंट अब हमें समझ आता है कि जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे, जब हम इंस्पेक्ट कर रहे थे, तो इंस्पेक्शन में हम क्या कर रहे थे, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स को हम देख रहे होते हैं। या फिर इंटरनल ऑडिटर वो तो एम्प्लॉय है और वो है भी हमारे प्रोफेशन का, सीए सीएमए होते हैं जनरली, तो हम उससे इंक्वायरी भी कर सकते हैं, उससे भी समझ सकते हैं कि आप बताओ आपके ख्याल में कहाँ रिस्क है, आप बताओ इनमें से कौन सा बंदा है जो बहुत ऑनेस्ट है, कौन सा बंदा है जो कि गोलियां कराता रहता है। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट हमें समझ आता है। लेकिन सर हम लोग उस पे भी तो उस पर रिलाई नहीं कर रहे होते हम, नहीं रिलाई कर सकते। लेकिन क्योंकि वो बंदा एग्जिस्ट करता है, हम मैनेजमेंट से भी तो समझ रहे हैं प्रोसेस, ठीक है, उसकी भी बात हम बगैर एविडेंस के नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसकी जो अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम देख रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज में थी मिस स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल। अच्छा, अब एक रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया, एक बंदा है, आपका नाम क्या था? एहसन भाई जो है ना वो सेल्स का एरिया देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो अगर एहसन भाई फ्रॉड करने के मूड में हुए, ठीक है, उन्होंने गाड़ी खरीदनी है नहीं, तो वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, सेल के एरिया में फ्रॉड कर सकते हैं, ऐसे ही है। लेकिन अब एक सीएफओ है, वो क्या कर रहा होता है, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा होता है, सारे हेड्स देख रहा होता है। अगर उसने फ्रॉड करना हुआ तो वो कहीं पे भी कर सकता है। अगर एहसन भाई की हमने एक फ्रॉड की ट्रांजैक्शन पकड़ी तो हम किस पे फोकस करेंगे, सेल्स के ऊपर, क्योंकि रिस्क कहां पे बढ़ गया, सेल्स में बढ़ गया। लेकिन अगर सीएफओ की तरफ से हमने एक फ्रॉड की ट्रांजैक्शन पकड़ी तो अब रिस्क कहां पे आ गया, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ गया। तो वो ट्रांजैक्शन जो एहसन भाई की एंड से हमने पकड़ी थी, जो किसी एक स्पेसिफिक हेड के साथ कंसाइन थी, उसको हम कहते हैं असर्शन लेवल का रिस्क है ये। और वो मिस स्टेटमेंट, वो एरर, वो फ्रॉड जो एक सीईओ कर रहा था, एक सीएफओ कर रहा था, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि इससे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो रिस्क है वो हमारा बढ़ रहा होता है। क्या डिफरेंस समझ आता है हमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क और असर्शन लेवल का रिस्क? आगे चलें। अच्छा, हमने 2 स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप क्या था, रिस्क असेसमेंट, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं। दूसरा स्टेप है उसका रिस्पॉन्स, जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली है उसके रिस्पॉन्स से हमें काम करना है। उसके रिस्पॉन्स में 2 काम कर रहे होते हैं सर, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब हमने क्या देखना है सर, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं। हाँ जी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं सर, हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली थी कंट्रोल्स की मैनेजमेंट से कि आपके कंट्रोल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, उनको टेस्ट करना, जो वो क्लेम कर रहे हैं क्या वो एक्चुअली में ऐसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मैनेजमेंट ने आपको बताया, आप मैनेजमेंट के पास के मैनेजमेंट ने आपको बताया सर हमारे पास क्या होता है, एक बंदा सिस्टम में एंट्री करता है, दूसरा बंदा सिस्टम में ही उसको वेरीफाई कर रहा होता है और तीसरा बंदा सिस्टम में ही उसको अप्रूव कर रहा होता है। उसके बाद वो हमारे जनरल लेजर में हिट कर रही होती है चीज। ठीक है, उसने ये चेक बता दिया। अब आप क्या करेंगे, आप उसके साथ बैठेंगे, आप कहेंगे ठीक है सिस्टम खोलो। आप क्या कर सकते हैं, आप कहते हैं सर एक लाइव एंट्री करें, वो एक एंट्री करेगा। ठीक है, फिर आप उसके सीनियर के पास जाएंगे, आप कहेंगे सर यहाँ से आप अप्रूव करें इसको, वो अप्रूव करेगा। फिर आप उसके सीनियर के पास जाएंगे, आप कहेंगे आप अप्रूव करें, उन तीनों का अप्रूव होगा। फिर आप देखेंगे क्या ये जनरल लेजर में अब आ रही है या नहीं। ठीक है, और हर स्टेप में आप ये भी देख रहे होंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि एंट्री जब उसने डाली उसी टाइम वो जनरल लेजर में चली गई। तो ये क्या कर रहे हैं, आप टेस्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोल्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। जो क्लेम उन्होंने किया है, जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली है मैनेजमेंट से, उसकी आप क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो क्या कह रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंफर्म करना ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे होते हैं, असर्शन लेवल पर, यानी कि हर एक हेड के ऊपर जो जो प्रोसीजर डिफाइन हुआ है। हो सकता है सेल में 3 लोग उन्होंने रखे हुए हों जिनका अप्रूवल चाहिए हो सकता है परचेज में 2 लोग रखे हों। तो हम उस हेड के अकॉर्डिंगली, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हेड के अकॉर्डिंगली उसकी कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे होंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हमें समझ आता है, इसके डिफरेंट प्रोसीजर्स होंगे, जो हम पूरा चैप्टर आई थिंक इसके ऊपर हमारा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर, ये कैसे हम टेस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। हमारा काम क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना। ठीक है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्योंकि हमने देखना था तो इसलिए हमने क्या किया था, इनके इंटरनल कंट्रोल्स को पहले समझा, फिर उनको टेस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रांजैक्शंस को उठाएंगे, सैंपल लगाएंगे और उनको टेस्ट करेंगे। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है, वेदर एट एसेशन लेवल और एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। खुद परफॉर्म करता है, ये सारा काम हम खुद ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग भी खुद ले रहे होते हैं, टेस्ट भी खुद करेंगे और फिर सब्सटैंटिव भी खुद करेंगे। और ये तीनों इसी सीक्वेंस में जा रहे होते हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल्स की लेंगे, फिर उनको टेस्ट करेंगे, फिर उसकी बेस पे हम अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर डिफाइन कर लेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तो वो तो सिर्फ देख रहा है कि इनका जो प्रोसीजर है वो काफी ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर बेसिकली उनका क्या रहा क्या कह रहे होते हैं, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अच्छा, आप एक ऑर्गेनाइजेशन पे गए, उनका आपने देखा जो सेल्स का प्रोसेस है ना बहुत अच्छा है, ठीक है, यानी कि 3 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। एग्जांपल वही कंटिन्यू करते हैं अपनी, एक बंदा एंट्री डाल रहा है, दूसरा उसको रिव्यू कर रहा है, तीसरा अप्रूव कर रहा है। तो उस केस में आपको क्या लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो सेल्स की फिगर है वो कंपैरेटिवली बेहतर होगी, थोड़ी सी बेहतर होगी ना, एज कम्पेयर टू अगर सिर्फ एक बंदा होता तो वहां पे रिस्क क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन ये अब रिस्क कम हो गया, ये अब इसका तसल्ली आप कैसे ले रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के जरिए। आपने जब कंट्रोल टेस्ट किए, आपने देख लिया वाकई 3 बंदे इन्वॉल्व है, वाकई उनका अप्रूवल आ रहा है, उसके बाद आपको इंश्योर हो गया कि इनके कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिस्क उनका कम हो गया। अब जब रिस्क कम हो गया तो क्या हम अपनी ज्यादा एफर्ट्स किसी दूसरे एरिया पे रख देंगे या इसी एरिया पे रखेंगे, सर दूसरे एरिया पे ले जाएंगे जहां पे रिस्क ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल परचेज में अगर सिर्फ एक बंदा है तो ज्यादा एफर्ट्स हम कहां लगा रहे होंगे, परचेज में। तो हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर कौन से कहां कितने परफॉर्म करने हैं, इसका डिसीजन किस बेस पे ले रहे होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स। अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक है तो ज्यादा काम करना पड़ेगा हमें, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो कम काम करना पड़ेगा। ये लिंकेज समझ आती है हमें, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक एक प्रोसेस से एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है। वैसे इसको डिटेल से हम देखेंगे आगे जाकर। सर आपने सेल्स की रिकॉर्डिंग पढ़ ली, समझ ली, उसको टेस्ट कर लिया, ये क्या था, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अब सेल से ही रेलिवेंट कुछ रिसीवेबल आ रहे होते हैं बैलेंस शीट में, ऐसे ही है। उन रिसीवेबल के ऊपर आपने क्या किया, आपने एक लेटर बनाया, जितनी रिसीवेबल की अमाउंट एक पार्टी के रजिस्टर आ रही थी वो लिखी और अपने उस बंदे को भेज दी कि मुझे कंफर्म कर दो कि क्या यही अमाउंट है या नहीं। ये जो आप काम कर रहे हैं यही क्या है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर है। डिफरेंस एक क्लियर होता है। वहां हमारा फोकस किस पे है, सिर्फ एंटिटी में काम कैसे हो रहा है उसकी हमें क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा फोकस क्या है, सर जो फिगर्स आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको हम कैसे चेक कर रहे हैं। अच्छा, उसकी एग्जांपल दी है सब्सटैंटिव प्रोसीजर की, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में भी अगेन एनालिटिकल प्रोसीजर हमें अभी डिस्कस करके आए हैं। क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, सर जिसमें हम रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू पिछला साल। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल में सेल्स थी 10 मिलियन, इस साल में 20 मिलियन हो गई हैं, ठीक है। तो क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्यों हुई हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ गया, 10 से बिल्कुल 20 पे ही चली गई हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस एग्जांपल को एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, सेल्स बढ़ गई हैं, 10 से 20 हो गई हैं, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो पहले भी 6 मिलियन थी, अब भी 6 मिलियन है, तो शक होगा हमें। तो ये जो सारा एनालिसिस कर रहे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें बेसिकली हम डिफरेंट रेशियोज निकाल रहे होते हैं, डिफरेंट परसेंटेजेस निकाल रहे होते हैं, डिफरेंट जो हेड्स एक दूसरे से लिंक्ड है, जिस तरह पीपीई और डेप्रिसिएशन लिंक था, सेल एंड सेलिंग एक्सपेंस लिंक था। उसके अलावा अगर हम लोन लेते हैं किसी से, अगर हम लोन ले रहे हैं किसी से तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो अगर लोन की अमाउंट बढ़ेगी तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट भी बढ़नी चाहिए। तो ये भी क्या है, आपस में लिंक्ड हैं ये हेड्स भी। तो इनके ऊपर भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके देख रहे होते हैं कि जितनी परसेंटेज से लोन बढ़ा है क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस भी उतनी ही परसेंटेज से बढ़ा है, ठीक है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर में वो हम लोग देख रहे होते हैं कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यस जो फिगर्स हम लोग देख रहे हैं, यस। और ये हम ये से कंपेयर एक्सेल में बना रहे होते हैं, रेशियोज परसेंटेजेस बना लेते हैं। रेशियोज कुछ जो आप लोग अभी FAR 2 में आई थिंक वो शिफ्ट हो गई हैं रेशियोज, FAR 2 में पढ़ रहे होंगे, 1 में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो
रिमेनिंग है एनालिटिकल प्रोसीजर के अलावा जो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल क्या दिया है, हम लेटर बना के किसको भेज रहे हैं, जो हमारे रिसीवेबल है उसको भेज रहे हैं, उनको हम कह देते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। एनालिटिकल प्रोसीजर के अलावा जो बाकी काम है उनको कहते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी 5-6 प्रोसीजर्स आते हैं जो कि हम मंडे की क्लास में पढ़े होंगे। सर जी। पता है कि रिसीवर्स हम लोग चेक करते हैं, उनसे कंफर्म करते हैं, अब मतलब एक लॉजिक ये बनती है कि हमें उनसे पूछना चाहिए कि आपके कितने पेपर हैं हमारी तरफ, बजाय इसके कि हम उनको बोलें कि आपके यही अमाउंट है जो यहाँ पर लिखी। इसके दो तरीके होते हैं। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, हम अमाउंट नहीं लिखते, मतलब जब लेटर बना के भेज रहे हैं हम अगली पार्टी से कहते हैं सर आप हमें बताएं कि कितनी अमाउंट है, ठीक है। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, हम अमाउंट लिख के भेज देते हैं कि सर आप बस ये बता दें कि इस अमाउंट से ऊपर है या नीचे है, ठीक है। इसके बारे में स्टैंडर्ड ने हमें डिटेल गाइडलाइन दी हुई है। हम एक स्टैंडर्ड पढ़ते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, उसमें डिटेल गाइडलाइन ली हुई है। अच्छा, इसका एक फैक्टर मैं आपको बता दूं, जहां पे रिस्क ज्यादा होता है ना कि यहाँ पे मसला होगा, जहां पे रिस्क ज्यादा है कि मसला होगा, तो उस केस में क्या हो रहा, फिगर नहीं देंगे। और जहां पे रिस्क कम है थोड़ा सा कि मसला नहीं होगा, तो उस केस में हम फिगर भी दे देंगे। या जहां पे हमें लग रहा हो कि भाई यहाँ पे ये बंदा इतना रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अच्छा अगर हमने फिगर ना दी तो, लेकिन साथ साथ रिस्क भी कम है, तो फिर उस केस में हम फिगर लिख देंगे। लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है फिर हम फिगर नहीं लिख के देंगे। अच्छा, ये 3 स्टेप्स हमें समझ आते हैं ऑडिट के, रिस्क असेसमेंट एंड उसका रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में हम 2 चीजें कर रहे होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो हमारा एक और लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 हमने पढ़ लिया एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 हमने पढ़ लिया। यहां तक किसी को कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 का। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ी डिटेल्ड बातें थी, उसके लिए हम डेडिकेट कर देंगे अपनी मंडे की क्लास। 7 जो है इसमें थोड़ी सी बोरिंग किस्म की बातें हैं, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। समझने वाली है। इसमें से मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आप कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। हमने कौन कौन से पढ़े हैं, इंक्वायरी कर रहे होते हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, एनालिटिकल कर रहे होते हैं, इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। ये चार प्रोसीजर जो हैं ये आपकी फिंगर टिप्स होने चाहिए कि रिस्क असेसमेंट के टाइम पे हम ये 4 काम कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या फर्क है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या फर्क है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एग्जांपल कुछ दी हुई है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको तो हम बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे आगे जाके। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था आज, एक तो फेजेस पढ़ ली थी और प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी बस आपको हेडिंग पता होनी चाहिए। पहले क्या हो रहा होता है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग होती है जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल का काम आ जाता है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं जहाँ पे क्या चीज़ हमारे लिए रेलिवेंट होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग होते हैं जिनके मुताबिक हम अपना ऑडिट परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, वो स्टैंडर्ड्स अब कौन बना रहा होता है, उसको कौन सा बोर्ड गवर्न कर रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल नेचर की चीज़ें हैं। लेकिन इसको भी हमने रट्टा है, एज इट इज नहीं लगाना, इसको हम पहले समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। ये एक तरह से बिल्कुल इस तरह है जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं कि एक है इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ फॉर एथिक्स एंड ऑडिट। ये क्या है सर, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, नॉन प्रॉफिट बॉडी है। ये क्या काम करती है सर, ये एथिक्स, ऑडिट और अश्योरेंस के क्या बना रही होती है, स्टैंडर्ड्स बना रही होती है, ठीक है। ऑडिट और अश्योरेंस में फर्क अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी है सर कि एक हमने पढ़ी थी एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होती है, 100% गारंटी देना, और वो क्या वो हमें अलाउड है, नहीं अलाउड। हम कौन सी उनको अश्योरेंस दे रहे होते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। यानी कि ऑडिट में हम क्या कर रहे होते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे होते हैं। तो क्या इसके अलावा, रीजनेबल एश्योरेंस के अलावा भी कोई एश्योरेंस दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। वो अभी हम नहीं पढ़े, अभी हम सिर्फ 2 तरह की एश्योरेंस पढ़े, एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल। एब्सोल्यूट हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, रीजनेबल हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और रीजनेबल की एग्जांपल क्या है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी दूसरी एश्योरेंसेस प्रोवाइड की जा सकती हैं। यहां तक बात क्लियर है?
तो सर ये हमें क्या बता रहा होता है, ये स्टैंडर्ड सेट कर रहा होता है एथिक्स, ऑडिट और एश्योरेंस के हवाले से। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स आपने अभी तक कहीं पढ़े हैं किसी सब्जेक्ट में? FAR 2 में एथिक्स पढ़े होंगे। अच्छा, FAR 2 में तो आप जल्दी जल्दी पढ़े होंगे, यहाँ पे हमने बहुत डिटेल से पढ़ने हैं। यहाँ पे जो हमने एथिक्स पढ़ने हैं वो आपके फाइनल लेवल पे भी बहुत काम आ रहे होंगे। तो एथिक्स के स्टैंडर्ड वो बना रही होती है बॉडी, ठीक है, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स और एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स बना रही होती है। अब उसके अंदर ना उन्होंने 2 सेग्रीगेशंस कर दी। ये कॉमन बोर्ड था, उसके अंदर क्या हो गई, 2 सेग्रीगेशंस हो गई। एक होता है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, ये ऑडिट और एश्योरेंस के स्टैंडर्ड बना रहा होगा। और दूसरा बोर्ड क्या कर रहा होगा, एथिक्स के स्टैंडर्ड बना रहा होगा। तो एक मेन बोर्ड था, उसके नीचे क्या हो गए, 2 सब डिविजन्स बन गए। एक किसको डील करेगा, ऑडिट एंड एश्योरेंस को, दूसरा किसको डील करेगा, एथिक्स को। हम किसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं, जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स बना रहा है। एथिक्स वाले की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, जो ऑडिट के स्टैंडर्ड बना रहा है उसका वो कुछ काम बता रहे हैं, वो क्या करेगा, डेवलप और इशू करेगा ISAs को, ठीक है। उसके अलावा उनको अडॉप्ट करने में, उनको इंप्लीमेंट करने में कोई मसले मसाइल आ रहे हैं तो उनमें वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। उसने गाइडलाइन लिख दी कि आपने ये काम करना है, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि इस गाइडलाइन को हम कैसे इंप्लीमेंट करें अपने क्लाइंट पे, तो वो क्या कर रहा होगा, उनको गाइडेंस दे रहा होगा। अच्छा, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ऑडिट और एश्योरेंस प्रैक्टिसेस की ताकि अच्छी रहें, तो उसको इन्हेंस करने के लिए काम कर रहा होगा। अच्छा, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए डिफरेंट वो एक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा, जैसे कि अवेयरनेस सेशंस वो कंडक्ट करवा रहा होगा कि ऑडिट क्यों करवाना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये हमने क्या पढ़ लिया सर, रोल किसके, वो बोर्ड जो कि ऑडिट स्टैंडर्ड्स बना रहा है। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस उसने बताया है कि एक स्टैंडर्ड जब बन रहा होता है ना, तो उसके क्या बेसिकली डेवलप उसको करने में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है सर, वो एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब IS 16 बना होगा, IFRS का स्टैंडर्ड है IS 16, तो पहले तो उन्हें एक नीड, जरूरत उन्होंने फील की होगी ना कि यार इसका अलग से स्टैंडर्ड बनना चाहिए, इसमें बहुत से मसले मसाइल हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, टॉपिक सिलेक्ट कर लिया कि हमने किस पे स्टडी करनी है। टॉपिक सिलेक्ट कर लिया तो फिर क्या करते हैं, उस पर रिसर्च करेंगे, उस पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, डिफरेंट अकाउंटेंट्स का क्या व्यू है इस बारे में, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इस बारे में। रिसर्च कर ली तो एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बना देंगे, यानी कि ये एक्सपोजर ड्राफ्ट कहते हैं कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सब्जेक्ट टू चेंज है। जिस तरह भी जब पॉलिसी चेंज हो रही थी ICAP की, तो ICAP ने भी क्या दिया था, एक ड्राफ्ट दिया था, और उस पर उसने क्या किए थे, कमेंट्स लिए थे। जो भी क्वालिफाइड लोग थे, जो भी ICAP के मेंबर्स वगैरह थे, उनके उसने क्या लिए थे, कमेंट्स लिए थे कि अगर आपके मुताबिक कोई इंप्रूवमेंट इस स्कीम में आई जा सकती है तो आप हमें बता दें। बिल्कुल इसी तरह ये क्या करेंगे, ये एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है, उसको अप्रूव करके सर्कुलेट कर देंगे पब्लिक कमेंट्स के लिए। ICAP ने क्या किया था, अपने मेंबर्स के कमेंट्स लिए थे, ये क्या कर देंगे, पब्लिक के कमेंट्स लेंगे। अगर उनकी तरफ से कोई फीडबैक उनको मिलता है, उनको लगता है कि उससे वैल्यू एडिशन हो सकती है, तो उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे और फिर उसका फाइनल ड्राफ्ट वो इशू कर देते हैं, नया स्टैंडर्ड इशू हो जाता है। तो ये जितने भी 4-5 स्टेप हैं ये हमें समझ आते हैं, इसका सीक्वेंस समझ आता है। ये भी हमें इस एस्पेक्ट से पता होने चाहिए कि ये 5 स्टेप्स हैं, इनकी इंग्लिश याद करने की जरूरत नहीं है। जी कुछ पूछें आप सर ये बोर्ड में इन्वॉल्व हैं, जो लोग स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं वो कौन है, वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना। तो एक बेसिक दी जा रही है, इसकी डिटेल्स हमने नहीं पढ़नी, सिर्फ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है पूरी बुक में हमारी। प्रोजेक्टर ऑन हेड। अच्छा, तो सर अभी हम क्या देखने वाले हैं, कंटेंट्स क्या होते हैं किसी भी ISA के, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक बनाती है ये बॉडी, उसके क्या कंटेंट्स होते हैं। अच्छा, ये कंटेंट्स आप प्रैक्टिकली भी देख रहे होंगे, जब आप फाइनल लेवल का ऑडिट पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको स्टैंडर्ड लेकर जाना एग्जाम में अलाउड भी होता है, और आप डायरेक्टली वहीं से चीजें पढ़ रहे होते हैं, इस लेवल पर आप बुक से पढ़ रहे होते हैं। तो अच्छा, उसके क्या कंटेंट्स होते हैं, उसके 3 कंटेंट्स होते हैं। एक तो होता है इंट्रोडक्टरी मटेरियल और ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशंस। ऑब्जेक्टिव, इसको हमें बनाने का मकसद क्या है, ये स्टैंडर्ड बनाने का मकसद क्या है। डेफिनेशन जो कि आगे इस्तेमाल होंगी वो डेफिनेशंस क्या हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्टरी मटेरियल, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम क्या बता रहे होते हैं, ये चीजें बता रहे होते हैं, बैकग्राउंड एंड पर्पस। उसके बाद रिक्वायरमेंट, सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट वो हमें क्या बता रहे होते हैं कि हमने ऑडिट कैसे परफॉर्म करना है।
उसके लिए वो हमें क्या बता रहे होंगे, कुछ प्रोसीजर्स बता रहे होंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स। तो क्या बता रहे होंगे सर, कौन से प्रोसीजर्स आपके लिए मैंडेटरी हैं, जो लाजमी आपने करने हैं। फॉर एग्जांपल सेल के वो 5-6 प्रोसीजर आपको बता देगा अपने स्टैंडर्ड में कि आपने ये लाजमी, जब भी आप सेल वेरीफाई करोगे आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। उसके बाद होता है एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। सर एग्जांपल्स के जरिए वो समझा देगा कि इस प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म करना है। वो आपको एक सिनेरियो बना के दे देगा, आप इस क्लाइंट पे गए, वहां पे आपने ये चीज देखी, उसको ऐसे वेरीफाई कर लो। तो बेसिकली ये 3 तरह के कंटेंट्स होते हैं एक स्टैंडर्ड में। जी सेल्स के अगर वो 5-6 प्रोसीजर बता देते और आपने कहीं लाजमी परफॉर्म करने, अगर कंपनी से है कि आपने ये 4 परफॉर्म करने हैं, बाकी 2 नहीं करने, तो फिर कंपनीज एक्ट फॉलो करते हैं। हमेशा जो लोकल लॉ होता है वो प्रिवेल कर रहा होता है। भाई का सवाल था, अगर कंपनीज एक्ट हमें अलाउ ना कर रहा हो कोई प्रोसीजर, वैसे कंपनीज एक्ट को कोई मसला होता नहीं है। अच्छा, उसके बाद अथॉरिटी क्या है सर, ऑडिटर के लिए लाजमी है, मस्ट टू कंप्लाई विद ऑल ISA रिक्वायरमेंट्स टू अचीव अ रिस्पॉन्सिबल एश्योरेंस। उसके लिए लाजमी है कि वो तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा होगा, विद फ्यू एक्सेप्शंस ऑब्वियसली कि अथॉरिटीज वगैरह में अलाउ कर रही हैं या नहीं। अच्छा, उसके बाद एक इंटरनेशनल ऑडिट प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स होती हैं। हमने क्या पढ़ा, एक तो ये स्टैंडर्ड्स इशू कर रहे थे बोर्ड, उसके अलावा ये कुछ स्टेटमेंट्स इशू कर रहे होते हैं। ये भी क्या कर रहे होते हैं, गाइडेंस वगैरह दे रहे होते हैं। जिस तरह आपको हम एग्जांपल दे दें सर, कुरान पाक आप लोग पढ़े होते हैं, ठीक है, उसमें जो जो लिखा है वो हमारे ऊपर क्या है, बाइंडिंग है। लेकिन उसको समझने के लिए हम सहारा ले रहे होते हैं किसका, अहादीस का, ठीक है क्या। लेकिन अहादीस भी बहुत ऑथेंटिक है, लेकिन जितना ऑथेंटिक कुरान है, अहादीस की ऑथेंटिसिटी, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है, खुद अल्लाह ताला ने ली है, अहादीस की जिम्मेदारी नहीं ली। तो सर इसी तरह जो ISAs हैं वो तो लाजमी है उन पे अमल करना, लेकिन ये क्या है, ये गाइडेंस मटेरियल है, एडिशनल सपोर्ट मटेरियल है, तो इन पे अमल करना लाजमी नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा कुछ टाइप्स बता रहा है, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड जो कि इशू करता है IASB। एक तो हमें पता है ऑलरेडी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट होते हैं। रिव्यू एंगेजमेंट क्या होती है, इसको अभी डिटेल से आगे जाके समझ रहे होंगे, इस पॉइंट पे इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस एंगेजमेंट के भी स्टैंडर्ड इशू कर रहे होते हैं। उसके अलावा इन 2 के अलावा कोई और एश्योरेंस एंगेजमेंट है, उस पर भी स्टैंडर्ड इशू करेंगे। ये कुछ रिलेटेड सर्विसेज होंगी, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन, बिल्कुल न्यू टर्म्स हैं, सब पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट है, तो इसको एज इट इज हम देख रहे होते हैं। अच्छा, ISQM, ये जितने भी लोग अपना काम कर रहे हैं, जो ऑडिटर काम कर रहा है, जो रिव्यू इंगेजमेंट वाला काम कर रहा है, उसको कैसे वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए ये स्टैंडर्ड है। जैसे कि एक ऑडिटर है, वो क्या काम कर रहा है, वो देख रहा है कि मैनेजमेंट अपना काम ठीक कर रही है नहीं, लेकिन ऑडिटर अपना काम ठीक कर रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए कौन है, ये वाला स्टैंडर्ड। ये बता रहा होगा कि आप कैसे चेक करेंगे कि ऑडिटर साहब ने अपना काम ठीक किया या नहीं किया। चेक कौन करेगा? इसके लिए कमेटीज बनाई हुई होती है, या पाकिस्तान में ICAP चेक कर रहा होता है, वो डिफरेंट फर्म्स के डिफरेंट क्लाइंट्स देख रहा होता है कि आपने इस क्लाइंट पे ये रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म किया था या नहीं किया था। अच्छा, उसके अलावा IAPS, इसको हम देख रहे होते हैं, देख चुके हैं ऑलरेडी कि स्टेटमेंट्स होती हैं, गाइडेंस मटेरियल होता है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। अगर हम कुछ और इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपने 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए अभी तक। कोई सवाल किसी का? सर इसको याद करने की जरूरत है? नहीं, ये वाली स्लाइड, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। जो स्टेप्स हमने पढ़े थे स्टैंडर्ड्स बनाने के, वो आपको पता होना चाहिए कौन से 5 स्टेप्स हैं। उसके अलावा ये जो 3 तरह के कंटेंट्स होते हैं इसमें, ये आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ है, रोल क्या है इसका, ISB का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या काम ISB कर रहा होता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।